नमस्कार, बियॉन्ड बॉर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज। एक देश है तुर्की। खलीफाई गए करीब 100 साल का वक्त हो चुका, मगर खलीफाई का जो भूत उसके सिर पर सवार था वह 100 साल बीतने के बावजूद उतर नहीं रहा था। लगता है कि अब हाथ में कटोरा आने के बाद वह भूत उतर ही जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर तक तुर्की के लिए भी तमाम चीजें गुड गुड नजर आ रही थी, लेकिन एहसान फरामोश तुर्की पहले तो ना करता रहा कि साहब हम पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, हमने हथियार नहीं दिए, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। मगर जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो तुर्की ने मुस्लिम ब्रदरहुड के फर्जी गठबंधन में पाकिस्तान के पक्ष में एक स्टैंड लिया। आज के एपिसोड में आपको बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने जो स्टैंड लिया था, कैसे तुर्की के लिए हर रात कयामत की रात साबित हो रही। डस्टबिन ट्रूडो की तरह तुर्की का प्रेसिडेंट अर्दोगान भी, उसकी हालत भी पतली नजर आ रही। आज के एपिसोड में तुर्की को लेकर दिल को सुकून पहुंचाने वाले तमाम पहलुओं पे बात होगी। उम्मीद है आप अंत तक बने रहेंगे और हमेशा की तरह अपनी राय भी जरूर देंगे। दोस्तों, मोहम्मद मुइज्जू और डस्टबिन ट्रूडो की वजह से खामखा के भारत विरोध में जो हालत मालदीव और कनाडा की हुई थी, वैसी ही हालत तुर्की की नजर आ रही है इस वक्त। तुर्की और अजरबैजान जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज हुई है। यह भारतीयों के बायकॉट कैंपेन का नतीजा है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुआ था। मई 2025 में तुर्की जाने वाले भारतीयों की संख्या में 24% और अजरबैजान जाने वाले भारतीयों की संख्या में, भारतीय पर्यटकों की संख्या में 21% कमी दर्ज की गई। बड़े पैमाने पर ट्रैवल कंपनियों ने तुर्की की बुकिंग कैंसिल कराई। तुर्की और अजरबैजान के दूतावासों में वीजा के लिए भारतीयों की संख्या आज की तारीख में लगभग ना के बराबर नजर आ रही। जबकि ऑपरेशन सिंदूर से पहले तुर्की और अजरबैजान के लिए दिल्ली के इन्हीं दूतावासों में वीजा काउंटर पर भारी भीड़ नजर आती थी। मजेदार यह है कि ये आंकड़े सिर्फ मई महीने के हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जून के आंकड़े जब सामने आएंगे तो वो और ज्यादा भयावह होंगे तुर्की के लिए। यानी जून महीने में तुर्की और अजरबैजान जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। तुर्की में पिछले साल करीब 3 लाख से ज्यादा भारतीय गए और अनुमान है कि भारतीय पर्यटकों ने वहां करीब करीब 4,000 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च किए। इसी तरह अजरबैजान में पिछले साल करीब 2.5 लाख भारतीय पर्यटक वहां पर गए और उन्होंने वहां 2600 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। यह एक बड़ा अमाउंट है। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से तुर्की और अजरबैजान को होने वाले नुकसान की वजह से वियतनाम, इंडोनेशिया और मिस्र की बल्ले बल्ले हो गई। इन देशों के वीजा आवेदनों में 31% की वृद्धि दर्ज हुई है और विशेषज्ञों का मानना है कि यह उस वजह से हुआ कि लोगों ने तुर्की और अजरबैजान की बजाय अपना डेस्टिनेशन बदल दिया। भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तुर्की को चोट पे चोट दे रहा। अच्छी बात यह है कि उसका असर भी तुर्की में नजर आ रहा। भारत सरकार भी तुर्की के साथ अपने संबंधों को फिर से कसौटी पर रख रही और उसे एक भारत विरोधी देश के तौर पर हैंडल करते नजर आ रही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने तुर्की की कंपनी सिलेबी को तत्काल प्रभाव से भगा दिया। सिलेबी एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो सर्विस का संवेदनशील काम देखती थी। बताया जा रहा कि यह कंपनी असल में तुर्की प्रेसिडेंट के घर की ही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अब तुर्की के साथ लगभग वही व्यवहार कर रहा जो वह भारत के साथ करता आया। इसके लिए भारत ने तुर्की को चौतरफा घेरा हुआ है। साइप्रस, ग्रीस, आर्मेनिया जैसे देश सदियों से तुर्की अजरबैजान के उत्पीड़न का सामना करते रहे। चूंकि तुर्की नाटो में शामिल है, उसकी भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि यूरोप और दुनिया के तमाम देश तुर्की के खिलाफ, अजरबैजान के खिलाफ साइप्रस, ग्रीस, आर्मेनिया की खुलकर मदद नहीं कर पाते। तमाम अंतर्राष्ट्रीय संधियों
तमाम मजबूरियों की वजह से हथियार नहीं बेच पाते, लेकिन भारत साइप्रस, ग्रीस, आर्मेनिया सबको अपने खतरनाक हथियार दे रहा। सबको भारत की मिसाइलें चाहिए। भारत पहले से ही इन्हें घातक हथियार दे रहा और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की के खिलाफ हथियारों की डिमांड लिस्ट और बढ़ गई है। अब सबको तुर्की का स्थायी इलाज करने के लिए ब्रह्मोस चाहिए, भारत का ब्रह्मोस। प्रधानमंत्री मोदी तो एक कदम आगे जाकर वहां संदेश भी दे आए। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने किस तरह साइप्रस का जो हिस्सा तुर्की ने कब्जा किया है उसे देखने पहुंचे और सीधे अर्दोगान को संदेश दिया। तुर्की के पड़ोसी देशों का भारत के साथ खौफनाक हथियारों की डील करने की खबर सामने आने के बाद तुर्की की मीडिया अपने ही सरकार के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। कनाडा की तरह लोग तुर्की में अपनी ही सरकार पे सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे कंगाल देश के लिए यह सब करने की क्या जरूरत थी। आपने अपने पड़ोस में एक नहीं कई कई दुश्मनों को एक साथ मजबूत बना दिया, कारोबार को नुकसान पहुंचाया सो अलग, और उस देश के खिलाफ जिसने भूकंप जैसी आपदा में सबसे आगे बढ़कर आपकी मदद की, आपने उसके साथ विश्वासघात किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अब तक तुर्की पर कई कार्रवाइयां की। भारत ने अरब, मिडिल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका के साथ जो महत्वपूर्ण कॉरिडोर पर सहमति बनाई है उसमें भी, उसे लेकर भी तुर्की को ऑपरेशन सिंदूर से बहुत पहले ही साइड कर चुका है। पहले होता यह था कि तुर्की अतीत में भारत और अरब को यूरोप के साथ जोड़ने की कीमत वसूलता रहा और दुनिया भर में उम्मा के नाम पर मनमानियां करवा के भू राजनीति को प्रभावित करता रहा, अपने पक्ष में माहौल बनाता रहा। मगर अब पूरी दुनिया इस बात पे सहमत है कि 100 साल पहले जा चुकी खलीफाई पाने को तुर्की के इरादे जिस तरह से निकल करके सामने आ रहे वह दुनिया के लिए ठीक नहीं। अर्दोगान बैकफुट पे है। विपक्ष अर्दोगान का तख्ता पलट करने के लिए तुर्की में उसके पीछे पड़ा है, महीनों से पीछे पड़ा है। इसी साल मार्च में सड़कों पर भयावह हिंसक आंदोलन देखने को मिले थे। अर्दोगान तुर्की में भारी अविश्वास का सामना इस वक्त कर रहा। तुर्की के बाहर भी उसके लिए अविश्वास का ही माहौल है। तुर्की नाटो में शामिल अहम देश है, लेकिन नाटो के दूसरे तमाम देश उम्मा जैसी जो तुर्की की हरकतें हैं उसकी वजह से उसे अब भाव नहीं दे रहे जैसे पहले देते थे। अरब देश पहले से ही तुर्की से चिढ़े हुए हैं। तुर्की ब्रिक्स में भी शामिल होना चाहता था, लेकिन भारत ने वीटो लगा के ब्रिक्स में तुर्की जैसे नमक हरामों की कोई जगह मुमकिन नहीं होने दी। आस पड़ोस के ईसाई समूह पर जिस तरह से तुर्की ने दमन किया और हागिया सोफिया को मस्जिद बनाने की घटना के बाद तो दुनिया भर के ईसाई समुदाय भी खार खाए बैठी है तुर्की की अर्दोगान सरकार से। अंदर खाने चर्चा तो यह भी है कि अमेरिका ने अपने जो परमाणु बम तुर्की में रखे हैं उसे भी वह पड़ोस के गैर मुस्लिम देश में शिफ्ट कर रहा, और माना जा रहा कि अमेरिका अपने परमाणु हथियारों को ग्रीस में शिफ्ट कर रहा, जो कि तुर्की का दुश्मन है। क्योंकि तुर्की में जिस तरह से कट्टरपंथ बढ़ रहा और उसे राजनीतिक संरक्षण मिल रहा अर्दोगान की सरकार में, अमेरिका को तुर्की सरकार पर अब पहले जैसा भरोसा नहीं रहा। अमेरिका इसलिए भी तुर्की से नाराज है कि नाटो का मेंबर होने के बावजूद तुर्की ब्रिक्स में शामिल होने के लिए मरा जा रहा। अमेरिका ब्रिक्स को अपने लिए चुनौती मानता है और इसके तहत वह अपनी आधिकारिक मुद्रा लीरा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए तमाम योजनाएं चला रहा था। मगर ब्लूमबर्ग ने अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट की है और इसमें बताया है कि तुर्की की हालत कितनी खराब है। एक और बात से अमेरिकी तुर्की से खासे नाराज हैं दोस्तों। असल में तुर्की डी-डॉलराइजेशन की दिशा में भी काम कर रहा था और इसी के लिए वह लीरा में निवेश को बढ़ावा दे रहा था, लेकिन महंगाई, बेकारी और घाटे से जूझ रही तुर्की की अर्थव्यवस्था नाजुक मोड़ पर है। तुर्की का सेंट्रल बैंक हालात पर बहुत बारीकी से नजर बनाए हुए है।
आज की तारीख में तुर्की के साथ कोई देश नजर नहीं आ रहा। भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका का कॉरिडोर अगर बन गया तो तुर्की के लिए चीजें और मुश्किल हो जाएंगी। और कहने की बात नहीं कि इन तमाम चीजों का ठीकरा अर्दोगान के सिर ही फूट रहा। अर्दोगान अपनी कुर्सी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा। अर्दोगान को अपनी कुर्सी बचाने के लिए कभी अपने ही लोगों के दमन का सहारा लेना पड़ रहा, कभी कट्टरपंथ का चूरन बेचना पड़ता है, जिसके तहत वह हागिया सोफिया जैसे एक प्राचीन चर्च को मस्जिद में बदल देता है। और अब अपने सबसे बड़े सिरदर्द के आगे अर्दोगान को झुकना पड़ा है। यह खबर आपने जरूर देखी होगी कि तुर्की और कुर्दों के बीच शांति समझौता हुआ है। समझौते के तहत कुर्द अपने हथियार सरेंडर कर रहे हैं, उन्हें आग लगा रहे हैं। अर्दोगान इसे तुर्की के लिए ऐतिहासिक बता रहा, लेकिन यह खबर उतनी भर नहीं जितना तुर्की प्रचारित कर रहा। अभी कुछ हफ्ते पहले तक तुर्की कुर्दों के खिलाफ जंग लड़ रहा था। सीरिया में असद को हटाए जाने के बाद तुर्की ने कुर्दों पर भीषण हमले किए थे, उन्हें आतंकी बताया था और तब तक हमले की बात कही थी जब तक कि उनका सफाया ना कर दे। लेकिन अचानक से क्या हो गया कि अब तुर्की को कुर्दों से समझौता करना पड़ रहा। कुर्द जो आबादी में करीब करीब 2 करोड़ से ज्यादा हैं और ईरान, इराक, तुर्की समेत आसपास के इलाकों में फैले हुए हैं। कुर्दों के पास कोई देश नहीं है। कुर्द वैसे हैं तो मुसलमान ही, लेकिन खुले विचारों वाले माने जाते हैं, बुर्का जैसी प्रथाओं को नहीं मानते। ईरान में महसा अमीनी को खुले बालों की वजह से कट्टरपंथी सरकार ने हिरासत में मार दिया था। वह असल में कुर्द लड़की ही थी। कुर्द पहले विश्व युद्ध से ही अपने लिए एक स्वतंत्र देश की मांग कर रहे। तो कुर्दों के साथ जो तुर्की के समझौते की बात सामने आ रही, उस समझौते की शर्तें क्या हैं वह तो अभी सामने नहीं आया है। लेकिन ऐसा लग रहा कि तुर्की में अब हिम्मत ही नहीं बची कि वह कुर्दों का सामना कर सके। तुर्की पहले से ही पड़ोस में कई मोर्चों पर सशस्त्र संघर्ष की आशंका से घिरा है। आज नहीं तो कल वहां युद्ध होने ही होने हैं और ऐसे में कुर्दों के साथ लड़ाई से पीछे हटना तुर्कों की मजबूरी से ज्यादा कुछ और नजर नहीं आ रहा फिलहाल। यानी तुर्की अंदर ही अंदर खोखला बन चुका है, भारी दबाव में है। राजनीतिक अविश्वास लगातार तुर्की की सड़कों पर सुलगते दिख रहा। अगर निकट भविष्य में तुर्की के अंदर अचानक से कुछ बड़ा हो जाए तो दोस्तों हैरान नहीं होना चाहिए। पड़ोस के दुश्मन तो ऐसे ही मौके की ताक में बैठे रहते हैं और अपने पड़ोस के अलावा भी पूरी दुनिया भर में दुश्मनी मोल ले ली। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा जरूर बताएं, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।